नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि अब तक अक्षय वर्मा वहां पर राकेश दीक्षित बनकर वहां पर आ गया था। अब वो वहां पर आने के बाद अब रघुवीर शेखावत भी अभी उसी रूम में था, क्योंकि वो भी उसके साथ आया था। कॉलेज के स्टूडेंट को देखकर अब अक्षय वर्मा काफी इमोशनल होते हुए कहता है, यार इन्हें देखकर तो मुझे अब मेरे ही कॉलेज की याद आ गई, मैं क्या करूं। एक जमाना था कि मैं भी इसी तरह से कॉलेज में जाता था और वहां पर मेरी मुलाकात वहीं पर ही तो आयशा से हुई थी। ये कहते हुए ही अब अक्षय वर्मा फ्लैट के एक हॉल में आ जाता है तो वो देखता है कि रघुवीर शेखावत उसे ही घूर घूर कर देख रहा था। रघुवीर शेखावत को खुद के इस तरह से घूरता हुआ देखकर अब अक्षय वर्मा उसे पूछता है, क्या हुआ है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, आखिर मैंने अब क्या कह दिया। अक्षय वर्मा का ये सवाल सुनकर अब रघुवीर शेखावत कहता है कि तुम रुक क्यों गए, मुझे तो तुम्हारी बातों में बड़ा ही इंटरेस्ट आ रहा था। काश बताओ ना जल्दी, मैं भी सुनना चाहता हूँ कि तुम्हारी आयशा के साथ मुलाकात कैसे हुई थी, आगे क्या हुआ था जो तुम आयशा मारवा से शादी नहीं कर पाए थे। मुझे भी अब तुम्हारी लव स्टोरी को जानने का इंटरेस्ट जग रहा है, इसलिए मैं तुम्हें ऐसे देख रहा हूँ ताकि तुम आगे कंटिन्यू करो। रघुवीर शेखावत की ये बात सुनकर अब अक्षय वर्मा कहता है, मैं तेरे सवाल का जवाब बाद में दूंगा, क्योंकि पहले तो खुद ही मेरे दिमाग में इतने सारे सवाल हैं जिनका जवाब आज तक मुझे ही नहीं मिला है। मैंने कितनी ही कोशिश की है उन सवालों को जानने की, लेकिन पता नहीं मैं कभी उन तक पहुंच ही नहीं पाया। अक्षय वर्मा की ये बात सुनकर अब रघुवीर शेखावत कहता है, क्या कहना चाहते हो, मैं कुछ समझा नहीं, तुम्हारी बात का मतलब क्या है। कौन से सवालों को तुम आज तक नहीं ढूंढ पाए हो। रघुवीर शेखावत की बात पर अब ज्यादा ध्यान न देते हुए अब अक्षय वर्मा कहता है, अबे उस वक्त कॉलेज में आयशा एक स्कॉलर स्टूडेंट थी। स्कॉलरशिप के थ्रू वो वहां पर उस कॉलेज में आई थी। वो एक मिडिल क्लास की फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मारवा हाउस के हेड मिस्टर धर्मराज मारवा उसे अपने घर की बहू क्यों बनाना चाहते थे, क्योंकि देखने में आयशा बिल्कुल एक सिंपल सैंपल सी लड़की थी और उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी कुछ अच्छी नहीं थी। उसकी माँ बीमार रहती थी और शायद उसकी माँ के अलावा उसकी फैमिली में और कोई था भी नहीं। पता नहीं अगर कोई था भी तो, लेकिन मैं बस उसकी माँ के बारे में ही जानता हूँ। मुझे इतना पता है कि उसकी माँ की उस समय पर बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब थी, जबकि इसलिए पता नहीं क्यों मारवा परिवार ने उसे अपने घर की बहू बनाने के लिए सोचा। शायद वो जानते थे कि उनका बेटा स्वाति मल्होत्रा से प्यार करता है, तो फिर क्यों उन्होंने अपने ही बेटे को फोर्स किया, क्योंकि उस समय पर धर्मराज मारवा अच्छी तरह से जानते थे कि उसका बेटा किसी और को चाहता है, लेकिन फिर भी उन्होंने फोर्स करके उसकी शादी आयशा से करवा दी। मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उस समय पर उन सब के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही थी। काश उस समय पर धर्मराज मारवा ऐसा कुछ भी नहीं करता तो आज मैं भी अपनी ही लाइफ में सेटल हो चुका होता। लेकिन उस समय उसने अपने बेटे को इतना फोर्स किया कि वो आयशा से शादी कर ले, और इतना ही नहीं बल्कि वो आयशा की बीमार माँ का इलाज करवाने के लिए भी तैयार थे। शायद इसी कंडीशन के चलते आयशा भी अब अपनी माँ को ठीक करने के चक्कर में वो भी अब उससे धर्मराज मारवा के बेटे से शादी कर लेती है। शायद आयशा की भी यही मजबूरी रही थी। अक्षय वर्मा की ये बात सुनकर अब रघुवीर शेखावत कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई अनजान के लिए या फिर बिना कोई सेल्फिश मोटिव के कोई किसी की हेल्प क्यों करेगा। तुम खुद ही सोचो ना कि आखिर उन्होंने उसकी माँ को ठीक कराने के लिए मदद क्यों की। रघुवीर शेखावत की ये बात सुनकर तो अब अक्षय वर्मा कहता है कि इस सवाल का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। काश मैं भी इस सवाल का जवाब जानता कि आखिर उस समय पर यह सब क्या चल रहा था।
ये कहते हुए ही अक्षय वर्मा फिर से एक गहरी सोच में चला जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ अब तक शीला के साथ सभी अभी उस गांव में आ गए थे जहां पर उन्होंने आने का पहले से प्लान किया था, जहां पर अब वो पूरा ही गांव बसा हुआ था। उसके कुछ किलोमीटर दूर एक घर था जिसे राजीव गुलेरिया ने अपने नाम पर पहले से ही उसे बुक करवा लिया था, क्योंकि शायद ये लोगों का अब यहीं पर कुछ समय के लिए ठहरने का प्लान था। शीला अब गाड़ी को उसी घर की तरफ लेकर बढ़ जाती है और अब वो गाड़ी को वहां पर उस घर में पार्क करने के बाद अब वो सभी अब उस घर को देखने के लिए अंदर चले जाते हैं। शायद ये घर उनके प्लान के अकॉर्डिंग बिल्कुल ही ठीक था। अंदर जाते ही बड़ी रानी के भाई ने पूछा कि आखिर ये गांव क्यों चुना है तुम लोगों ने? आखिर इस गांव में ऐसा क्या खास है जो तुम लोगों ने बस इसी गांव को ही चुना है? तुम कोई और शहर, कोई सिटी या किसी और गांव को भी तो चुन सकते थे, लेकिन ऐसी क्या खास बात है कि तुम लोगों ने इसी गांव को ही चुना है? तुमने राजीव गुलेरिया, मेरा मतलब है कि तुम कोई दूसरे गांव को भी तो इसके बदले में चुन सकते थे ना। बड़ी रानी के भाई की ये बात सुनकर अब राजीव गुलेरिया उसके सवाल का जवाब देते हुए कहता है कि इसी गाँव में रानी साहिबा ईगल के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू करने वाली है। साहिबा अब ईगल के साथ जो भी नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाली है वो इसी गांव से रिलेटेड है, जिसके बाद ये गांव बहुत ही डेवलपमेंट में आगे होगा और हमारे लिए इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता है। रानी माँ को क्योंकि इसी के द्वारा ही हम रानी माँ को भी रानी साहिबा को भी झुका सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि आखिर वो नया किंग कौन है, क्योंकि जब उनका ये प्रोजेक्ट उन्हें फेल होता हुआ नजर आएगा तो फिर वो गिड़गिड़ाते हुए हमें सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाएगी। राजीव गुलेरिया की ये बात सुनकर अब बड़ी रानी के भाई कहते हैं, यार मुझे नहीं लगता कि रानी साहिबा अपना मुंह खोलने वाली है। याद है ना जब वो 20 साल की थी तो हमने ही उसका किडनैप करवाया था और उन औरतों के साथ उसे रखा गया था जिनको हम प्रेग्नेंट करने वाले थे। लेकिन उस नए किंग ने सिर्फ आलिशा को ही नहीं बल्कि उन सभी औरतों को भी बचा लिया था। पता नहीं, मुझे तो आज तक ये पहली ही समझ में नहीं आ रही कि किंग का बूढ़ा किंग हो या फिर ये नया किंग हो, इनका इस राजमहल से आखिर ऐसा कौन सा रिश्ता है कि ये इस राजमहल को स्टार्टिंग से ही प्रोटेक्शन दे रहे हैं। वो राजमहल में लोगों को, चाहे वो बड़ी रानी हो या फिर रानी साहिबा हो, वो किसी को भी खरोच तक नहीं आने देते। पता नहीं उन्हें हर चीज का कैसे पता चल जाता है। क्या वो हमेशा ही 24 घंटे इसी महल पर ही पहरेदारी देते रहते हैं क्या? यार मुझे तो अब तक समझ ही नहीं आया कि वो किंग है कौन, क्योंकि लगभग हमने सारे ही फाइटर्स की फाइटिंग टेक्निक से देख ली है, चाहे वो सुखवीर सर की एकेडमी के बड़े भैया हो या फिर ब्रह्मपुत्र एकेडमी की दीदी हो या फिर यहाँ पर फ्रेंच ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट के गुरु हो। हमने सभी ही कंट्री में रेसलिंग मैच इसलिए करवाया था जिससे हमें ये पता चल जाए कि आखिर ये नए किंग के मास्क के पीछे कौन है। हमारे हर एक टेक्निक को अच्छी तरह से देख चुके हैं। हमने जगह जगह पर कितने ही इस फाइटिंग के लिए कंपटीशन कराए हैं कि पता नहीं वो कौन सी टेक्निक को अच्छी तरह से जानता है, कौन सी में उसको महारत हासिल है। कभी अगर उसके साथ हमारा सामना भी होगा तो हम उसके लिए पहले से तैयार हो जाएं, लेकिन फिर भी हम आज तक उस किंग के चेहरे तक ही नहीं पहुंच पाए हैं कि आखिर वो कौन है। बड़ी रानी का भाई अब यहाँ पर अपनी बात को बड़े ही उदासी से ये सब कहता है। बड़ी रानी के भाई की ये बात को कहने के बाद अब वो राजीव को बड़े ही ध्यान से देखता है और अब उन्हें एहसास होता है कि राजीव गुलेरिया अभी किसी गहरी सोच में था। तरफ जहाँ पर बड़ी रानी का भाई अपनी बात को ही कंटिन्यूसली बक किए जा रहा था, तो वहीं उसने जब उसका ध्यान उस राजीव गुलेरिया की तरफ गया तो वो तो किसी गहरी सोच में ही था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर तो यहाँ पर मौजूद है लेकिन उसका दिमाग कहीं और ही घूम रहा है। तभी सबके कानों में फिर से एक आवाज आई कि अगर दुश्मन की तारीफ हो गई हो तो तुम लोग ये मत भूलना कि उस ब्लैक कैट ने भी कम नुकसान नहीं किया है हमारा, क्योंकि तुम लोग यहाँ पर अपनी ताकत को बढ़ाने की बजाय तुम लोग यहाँ पर बस दुश्मन की ही ताकत को की प्रशंसा किए जा रहे हो। लेकिन तुम लोग उस ब्लैक कैट को तो भूल ही गए हो, वो भी कोई कम नहीं है। अरे आज तक उसने हमारा कितना ही नुकसान किया है, उसने एक एक करके हमारे आदमियों को मारा था। मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि आखिर ये ब्लैक कैट है कौन, क्योंकि पता नहीं हम जितना भी जिसके बारे में जानने की सोच रहे हैं उनके चेहरों से निकाब उतर ही नहीं रहा है। एक पल के लिए तो हमें किंग का भी पता नहीं है कि वो कौन है, दूसरा ये ब्लैक कैट की भी पहेली का कोई कम नहीं है।
क्योंकि ब्लैक कैट के बारे में तो कोई भी नहीं जानता कि वो कौन है। बस सबने उसको ब्लैक कैट से उसका नाम बुलाते हैं, लेकिन उसका चेहरे के पीछे, लेकिन उस ब्लैक कैट के पीछे चेहरा कौन है ये आज तक कोई भी नहीं जानता। ये उस नए किंग के साथ क्यों है, आखिर उसका नए किंग के साथ कनेक्शन क्या है जो ये हमेशा से ही उसी के साथ होती है। आखिर कितने पैसे दिए होंगे किंग ने उस ब्लैक कैट को अपनी क्लोज सिक्योरिटी गार्ड बनाने के लिए। किंग ने कितने ही पैसों में उसे खरीदा हुआ होगा। बस एक बार मुझे ये पता चल जाए तो मैं फिर उस ब्लैक कैट को भी उस नए किंग से भी ज्यादा पैसे ऑफर करूंगी ताकि वो हमारे लिए काम करे। मैं उसे इतने पैसे ऑफर करूंगी कि उसे फिर अपनी पूरी लाइफ में कोई काम करने की भी जरूरत नहीं होगी। लेकिन एक बार उसके बारे में कुछ पता तो चले, फिर तो देखो मैं इस पब्बाजी को कितनी जल्दी पलटती हूँ। वो उस नए किंग से पता लगवा लें कि आखिर उसने उन्हें कहाँ किडनैप कर रखा है। क्योंकि अगर एक बार ब्लैक कैट हमारे शिकंजे में आ गई, हमारी बातों में आ गई, तो उसके बाद तो हम ब्लैक कैट के थ्रू ही उस नए किंग से पता करवा लेंगे कि उन्होंने हमारे आदमियों को किडनैप कर कहाँ रखा हुआ है, ताकि हम फिर उन्हें आसानी से वहां से छुड़ा सकें। क्योंकि एक वही है जो अपने दिमाग की ताकत से उन तक पहुंच सकती है, जिन्होंने तुम सबको उसे मरे हुए किंग से बचाया था, लेकिन वो खुद उसके पास फंस गए। शीला की ये बात सुनकर अब दमयंती देवी फिर से कहती है कि जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है तो क्यों अपना मुंह खोलती हो रे? तुम्हारा मुंह नहीं दुखता है क्या? कभी तो चुप रहा करो। तुम खुद तो उस वक्त हमारे साथ नहीं थी ना, तुम तो इंडिया में थी, तो तुम्हें क्या पता कि उस समय हमारी हालत कैसी थी। बस तुम्हें तो हमें कुछ ना कुछ सुनाने के लिए मिलना चाहिए, इसलिए तुम्हारा मुंह तभी जल्द से जल्द खुल जाता है। काश उस समय भी अगर तुम हमारे साथ होती वहाँ की हालत देखकर, तो तुम आज इतना बकबक नहीं कर रही होती। लेकिन हाँ, हम जानते हैं अगर उन्हें आने में थोड़ी सी भी देर हो जाती ना, तो आज हम सभी जिंदा नहीं होते। उस मरे हुए किंग की आंखों में हमने अपनी मौत देखी थी, लेकिन हाँ, अगर वो नहीं आते ना, तो पता नहीं हम सब जिंदा भी होते या अब तक हम परलोक में पधार चुके होते। दमयंती की ये बात सुनकर अब राजीव गुलेरिया कहता है, क्या तुम अपना मुंह बंद नहीं कर सकती हो क्या जरूरत है तुम्हें उस दिन को बार बार याद करने की? क्योंकि उस दिन को बार बार याद करने के बाद तो राजीव का गुस्सा तो बढ़ता ही था, साथ में साथ उसका डर भी किंग के लिए नाम से बढ़ने शुरू हो जाता था। इसलिए राजीव गुलेरिया को उस दिन के बारे में सोचना भी पसंद नहीं था, और दमयंती यहाँ पर उसके उन्हीं जख्मों को अब हरा कर देती है। राजीव गुलेरिया की ये बात सुनकर अब दमयंती गुस्से से कहती है, अपना चेहरा देखो राजीव, हम सभी के चेहरे पर उस मरे हुए किंग का खौफ है। हम चाहकर भी कभी ये नहीं भूल सकते कि वो हमें बचाने के लिए वहां आए थे। चाहे तुम इस बात को कितना भी नकारने की कोशिश क्यों ना करो, चाहे तुम इस बात से कितना भी पीछा छुड़ाने की कोशिश क्यों ना करो, लेकिन सच तो यही है कि हम आज भी, क्योंकि हमने उस समय किंग के गुस्से को भी देखा था, इसलिए हम आज भी उसके गुस्से को अपनी आंखों के सामने साक्षात देख सकते हैं। और हम इस बात को भी नहीं झुठला सकते कि अगर उस समय वो हमें बचाने के लिए नहीं आए होते तो अब तक तो हम मर चुके होते। लेकिन पता नहीं कैसे वो बूढ़े किंग के हाथ लग गए, क्योंकि वो हमें बचाने के लिए तो आए थे, लेकिन हमें बचाने के चक्कर में वो खुद ही उसके किंग के हाथ लग गए। और पता नहीं मरने से पहले उसने उन्हें कहाँ पर रखा है, क्योंकि उन लोगों ने हमें तो बचा लिया था, लेकिन वो खुद अब किंग के हाथों चढ़ गए। इसलिए ही शायद किंग ने उन्हें किडनैप कर लिया, और इतने साल हो गए जो आज तक हमें उनका पता नहीं चला। पता नहीं वो भी जिंदा भी होंगे या मर चुके होंगे। पहले 30 साल से उन्हें ढूंढने में हम नाकामयाब हो गए हैं, क्योंकि ये कोई कम साल नहीं थे। अब तक तो ये भी नहीं पता कि वो सकुशल भी हैं या नहीं। दमयंती की ये बात सुनकर अब बड़ी रानी के भाई कहते हैं कि चालाक तो बहुत है वो बुढ़ा। तुम लोग खुद ही सोचो ना कि मेरे पापा ने 15 साल तक इंपीरियल ग्रुप को संभाला था, और उनके बाद वो मेरा होने वाला था, क्योंकि मेरे पापा के बाद वो बस उसे की मेंबरशिप मुझे देना चाहते थे। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे बाप ने किसी और को ही इंपीरियल ग्रुप को सौंप दिया। मेरे बाप ने भी उस समय मेरे साथ बड़ा ही धोखा किया। कोई नहीं जानता कि पूरी दुनिया जो समझती है कि किंग के ना जाने कितने ही बच्चे हैं जिन पर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट किया गया था। अरे सच तो यही है कि वो किंग मेरे पापा थे। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अब बड़ी रानी के भाई कहते हैं, ना जाने कितने ही भाई बहन होंगे मेरे। ये कहते हुए ही अब बड़ी रानी के भाई हंसने लगते हैं।
बड़ी रानी के भाई की ये बात सुनकर अब राजीव कहता है कि ये बात तो है कि वो क्रिस्टोफर तेरा भाई था। राजीव गुलेरिया की ये बात सुनकर अब बड़ी रानी के भाई कहते हैं कि देख, ये फालतू के रिश्ते मत बना मेरे साथ, क्योंकि ऐसे तो पता नहीं तुम कितने ही लोगों के मेरे भाई बहन बना दोगे। और हाँ, वैसे भी मुझे ये समझ नहीं आता कि इस दमयंती और इसकी स्त्री सिपाहियों ने उस क्रिस्टोफर को क्यों मारा था, क्योंकि क्रिस्टोफर को तो जहाँ पर किंग से रिलेटेड था उसने तो अब शायद इस काम को भी छोड़ दिया था। फिर दमयंती ने और इसकी सिपाहियों ने उस क्रिस्टोफर को क्यों मारा था? बोल दमयंती, तुमने ऐसा क्यों किया था? बड़ी रानी के भाई की यह बात सुनकर अब दमयंती भी उसकी तरफ गुस्से से देखती है और कहती है, हमने उसे मारा नहीं था, लेकिन हाँ, उसे घायल जरूर किया था, क्योंकि उस वक्त ना तो वो V16 पावर ड्रग का राज बता रहा था और ना ही हमें उसने किंग के बारे में, क्योंकि हाँ, हमने उसे किडनैप किया था। हम उसे V16 पावर ड्रग के बारे में जानना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पर अनिका ने क्रिस्टोफर को V16 पावर ड्रग का वो डोज देकर बचाया था और उसका सीक्रेट शायद वही ही जानता था कि फिर अनिका ने उसका अपने बेटे को कैसे बचाया था, और इसीलिए ही हमने उसको किडनैप किया था कि अगर हम अनिका से कोई सच नहीं जान पा रहे हैं तो शायद हम उस क्रिस्टोफर से तो सच जान ही सकते थे। लेकिन हाँ, एक बात है कि एक टाइम के बाद वो बताने के लिए भी तैयार हो गया था, लेकिन फिर पता नहीं कि कहां से एक गोली आई और उसके सीने पर लगी, क्योंकि हम उसे मारना नहीं चाहते थे, बस हम उसे मारपीट करके उसे तड़पा के बस उसके मुंह से उस सारा सच उगलवाना चाहते थे। और एक समय ऐसे आ गया था कि हमने उसे अपना मुंह खोलने के लिए भी कन्विंस कर लिया था। वो हमें सब कुछ बतौते की तरह बताने ही वाला था, लेकिन पता नहीं किसी ने चुपके से उस पर गोली चलाई और उसके सीने में लगने से ही वो वहीं पर ही उसने अपना दम तोड़ दिया था। उसने तुरंत अपना दम वहीं पर तोड़ दिया। देखने वाले तो अभी कोई तो यही लगा था कि उसे मेरी ही स्त्री सिपाहियों ने मारा था, लेकिन सच तो सिर्फ वो सभी ही जानती थी। तुम सब खुद ही सोचो ना, जब क्रिस्टोफर हमारा साथ देने के लिए तैयार हो गया था तो हम उसे क्यों मारते, क्योंकि ये तो हमारे लिए अच्छा ही होने वाला था ना, कि अगर उस क्रिस्टोफर की उस समय मौत नहीं होती तो शायद आज हम उस V16 पावर ड्रग तक पहुंच ही चुके होते। दमयंती की ये बात सुनकर अब राजीव गुलेरिया कहता है कि अब कैसा है क्रिस्टोफर? राजीव गुलेरिया की ये बात सुनकर तो बड़ी रानी के भाई और शीला दोनों ही अब बस फटी हुई आंखों से कभी दमयंती को देखते हैं तो कभी राजीव गुलेरिया को, क्योंकि दमयंती तो अभी कह रही थी कि उसने अपना दम तोड़ दिया था, लेकिन फिर भी राजीव दमयंती से कहता है कि अब क्रिस्टोफर कैसा है। इसलिए अब उन दोनों को ही बड़ी ही हैरानी होती है। शीला अब कहती है कि ये क्या बकवास कर रहे हो तुम राजीव, वो तो मर चुका है ना, जब दमयंती सीधे सीधे ही कह चुकी है कि उस गोली के लगने से वो वहीं पर ही दम तोड़ चुका था। अरे खुद दमयंती ने ही तो उसे मारा था, मैंने भी उसकी डेड बॉडी को बड़ी अच्छी तरह से देखा था। जब उस अनिका को ढूंढते हुए रोहित मारवा को क्रिस्टोफर की डेड बॉडी वहां पर उस तालाब में मिली थी, वो मर चुका है। शीला की ये बात सुनकर अब दमयंती कहती है कि तुम मुझे इतनी कच्ची खिलाड़ी समझती हो, जो हमारा साथ देने के लिए तैयार हो गया हो तो मैं उसे मरने दूंगी, क्योंकि मैं इतनी भी कच्ची खिलाड़ी नहीं हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि अब तक हम जीत नहीं पाए हैं, लेकिन हाँ, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। भले ही क्रिस्टोफर को उस समय पर गोली लगी थी, लेकिन मैं उसको ऐसे मरने नहीं दे सकती थी, क्योंकि उसके पास ऐसे राज थे जो हमारे काम के थे। आखिर क्या वजह थी जो उस अनिका के बेटे की जिम्मेदारी उस क्रिस्टोफर ने उठाई थी, क्योंकि अगर वो अलेक्जेंडर अनिका का बेटा था तो इतने सालों तक क्रिस्टोफर ने उसे क्यों पाला था, और उसे राजमहल के बेसमेंट का होल्ड कैसे मिल गया था, क्योंकि हम तो राजमहल तक कभी पहुंच भी नहीं पाते हैं, क्योंकि वहां की सिक्योरिटी इतनी है। लेकिन हाँ, क्रिस्टोफर के पास तो उसके बेसमेंट का पूरा ही होल्ड था, जहां पर उसने, मैंने सुना है, उसके बेटे को भी रखा था। दमयंती की ये बात सुनकर अब शीला कहती है कि इस वक्त कहाँ है क्रिस्टोफर। शीला की ये बात सुनकर अब दमयंती कहती है कि मरा हुआ ही समझो उसे, अब तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, क्योंकि उस समय लोगों को दिखाने के लिए तो हमने एक डेड बॉडी को अरेंज कराया था और उसके चेहरे को ऐसे कुचल दिया था कि जिससे कोई भी ये नहीं पहचान सकता था कि वो क्रिस्टोफर है या कोई और उसके पास हमने क्रिस्टोफर की ही सारी चीजों को रख दिया था, ताकि अगर कोई छानबीन भी करे तो उससे ये साबित हो सके कि ये क्रिस्टोफर ही है। और इसलिए जब रोहित वहां पर जब अनिका को की छानबीन कर रहा था तो तभी उसे वहां पर वो डेड बॉडी मिली थी, और शायद उसने भी समझ लिया था कि ये शायद क्रिस्टोफर की ही डेड बॉडी है।
है, लेकिन हमने उसे बड़ी ही सेफली बचा तो लिया था, लेकिन अभी भी वो मरे हुए के ही बराबर है, क्योंकि अभी भी इतना समय हो गया, लेकिन अभी भी उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। पता नहीं आखिर वो गोली उस पर चली कैसे थी, किसने चलाई थी, क्योंकि उस गोली में जो केमिकल था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइजन था। वो तो मैं ही जानती हूँ कि आखिर किस तरह से बस उसकी सांसें चल रही हैं, लेकिन वो एक जिंदा लाश की तरह है। वो अभी हमें कोई भी राज तो क्या, वो अपना मुंह खोलने तक लायक भी नहीं है। दमयंती की ये बात सुनकर अब शीला कहती है कि तो फिर वो कौन था जो क्रिस्टोफर बनकर मर गया था। शीला की यह बात सुनकर अब दमयंती कहती है वो तो तुम्हें राजीव गुलेरिया से ही पूछना चाहिए, वो तो तुम्हें राजीव गुलेरिया ही बता सकते हैं। वो तुम्हें बेहतर तरीके से इस बात को बता भी सकते हैं और समझा भी सकते हैं कि हमने आखिर किस तरह से रोहित मारवा और उस स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स भूमिका मारवा को हमने क्रिस्टोफर में ही उलझाकर उस समय पर रख दिया था, क्योंकि जिस समय पर वो अनिका को ढूंढ रहे थे उस समय पर उन्हें उस केस के लिए उलझाना बहुत ही जरूरी था। अपनी बात को अब आगे बढ़ाते हुए अब दमयंती कहती है कि राजीव गुलेरिया क्या है, तुमसे पूछ सकती हूँ कि उस क्रिस्टोफर को बचाने के लिए तुमने क्यों कहा था कि मुझे क्रिस्टोफर को बचाना ही होगा। दमयंती की ये बात सुनकर अब राजीव गुलेरिया कहता है कि अगर क्रिस्टोफर उस समय पर मर गया ना, तो समझ लेना कि राजमहल के बेसमेंट का होल्ड जो क्रिस्टोफर के ही हाथ में है ना, वो उसके मरने के बाद ऑटोमेटिकली उस नए किंग के ही हाथ में चला जाएगा। दमयंती यहाँ पर राजीव गुलेरिया से ही पूछती है, क्योंकि राजीव गुलेरिया ने ही उस समय क्रिस्टोफर को बचाने के लिए दमयंती पर दबाव डाला था। इसलिए अब दमयंती राजीव गुलेरिया से पूछती है कि तुमने उसे बचाने के लिए क्यों कहा था, और राजीव गुलेरिया भी अब उसे अपनी सारी ही बातें अच्छी तरह से समझा देता है। राजीव गुलेरिया अब दमयंती को फिर आगे कहता है कि तुम तो जानती ही हो ना कि इतने सालों से जो हमें इंपीरियल ग्रुप के फंडिंग मिलती थी वो उस नए किंग ने पिछले 6 सालों से ही बंद कर दी है। इसलिए हमारे पास उसके बाद से इंपीरियल ग्रुप से हमें कोई भी फंडिंग नहीं मिली है। अगर ये राजमहल के बेसमेंट का भी होल्ड अगर उसके हाथों में चला गया तो ये हम सब के लिए एक प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। इसलिए जब तक क्रिस्टोफर ठीक नहीं हो जाता है, हमें क्रिस्टोफर और आशीष डोगरा जैसे चेहरों का इस्तेमाल करना ही होगा, क्योंकि वही हमारे लिए सबसे बड़े प्यादे हैं। और वैसे भी अनिका गुलेरिया ने क्रिस्टोफर के चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी की थी, ये बात कितने ही लोग जानते हैं। ये कहते हुए ही अब राजीव गुलेरिया हंसने लगता है कि तभी उसकी नज़र अब दमयंती पर जाती है। अब जो अभी भी उसी ही कंफ्यूजन में थी, उसे अभी भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राजीव कहना क्या चाह रहा था। वो बस कुछ बातों को ही समझ पा रही थी। दमयंती को इतनी हैरान देखकर अब बड़ी रानी का भाई कहता है कि क्या हुआ दमयंती, तुम्हें देखो, तुमने क्रिस्टोफर को मरने नहीं देना है। चाहे कुछ भी हो जाए, क्रिस्टोफर को कुछ भी नहीं होना चाहिए, उसे हर हाल में बचाना ही है। बड़ी रानी के भाई की ये बात सुनकर अब दमयंती कहती है कि तुम सब तो अपना मुंह बंद ही करो। जब मुझे तुम सब की जरूरत थी तो तुम सब में से कोई भी मेरे साथ नहीं था, क्योंकि मेरी माँ मर गई और मेरी बेटी भी। उस समय मुझे तुम सब की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन उस समय तो तुम में से किसी ने अपनी शक्ल तो क्या अपने कॉन्टैक्ट भी सामने नहीं आने दिए। तुम्हें पता है किस तरह से उन्होंने मेरी माँ को और मेरी बेटी को मेरी ही आंखों के सामने मार दिया। अब इस दुनिया में वो नहीं रही। यहाँ आने के बाद मैंने तुम सब से एक ही रिक्वेस्ट की थी कि मेरी दूसरी बेटी को ढूंढने में मेरी मदद करो, लेकिन तुम में से किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। तो अब मैं क्यों सुनूं तुम लोगों की? अगर तुम सब से होता है तो खुद ही तुम उस क्रिस्टोफर को ही बचा लो ना, क्योंकि उस क्रिस्टोफर को बचाने के लिए तो तुम लोग इतने मुझे इंसिस्ट कर रहे हो, लेकिन उस समय पर तुम लोग कहाँ थे जब मुझे तुम सब की बहुत ही ज़रूरत थी। क्योंकि अगर उस समय तुम सब मेरा साथ देते तो शायद आज इस दुनिया में मेरी माँ भी जिंदा होती और मेरी बेटी भी, क्योंकि उसे बचाना और अगर तुम्हें इतना ही क्रिस्टोफर से इतना ही लगाव आ रहा है तो तुम खुद ही उसे बचा लो, क्योंकि उसे बचाना मेरे बस का अब नहीं है। मैं उसका जितना ट्रीटमेंट कर सकती थी मैं उसका उतना ट्रीटमेंट कर चुकी हूँ, लेकिन वो अभी भी एक जिंदा लाश की तरह है। दमयंती की यह बात सुनकर इससे पहले कि राजीव और बड़ी रानी का भाई कोई भी रिएक्शन देते कि तभी सबके कानों में अब एकदम से शीला की आवाज आई
कि तुम अपनी दूसरी बेटी के लिए इतनी बेसब्रा क्यों हो रही हो। मैं खुद कुछ बता दूं इस वक्त के जिस बेटी को तुम ढूंढने के लिए तुम इतनी बेसब्री हो रही हो वो कौन है। ये कहते हुए ही अब शीला एक सरकास्टिक स्माइल से अब दमयंती को ही देखती है। जब दमयंती की नजर अब शीला पर गई तो उसने शीला की हंसी देखकर अब ये अंदाजा लगा लिया था कि शायद शीला दमयंती की उस दूसरी बेटी के राज को जानती है, क्योंकि जिस तरह से शीला ने उसे कहा था कि तुम अपनी उस दूसरी बेटी के लिए इतनी बेसब्री हो रही हो तो चलो मैं ही बता देती हूँ कि तुम्हारी वो दूसरी बेटी कहाँ है, जिससे अब दमयंती को एक होप नजर आई थी। शीला अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, तुम भूल तो नहीं गई ना कि 12 साल पहले मैंने क्या किया था। वैसे तुमने ना रोहित मारवा से पूछना चाहिए था कि जिस बच्ची को तुम्हारी बेटी और तुम्हारी माँ ने डस्टबिन में फेंक दिया था, आखिर रोहित मारवा ने उस बच्ची के साथ क्या किया, क्या वो बच्ची जिंदा भी है या नहीं। शीला की ये बात सुनकर अब दमयंती कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती थी शीला, तुमने मेरी बेटी को भी अपनी प्लानिंग का हिस्सा बना दिया था क्या। ये कहते हुए ही अब दमयंती अब राजीव गुलेरिया को देखते हुए कहती है, मुझे शीला से तो ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ये भी मेरे साथ कुछ ऐसा करेगी। ये तो ऐसी ही है, लेकिन तुम क्यों खामोश थे उस समय पर। उस वक्त राजीव तुमने शीला को क्यों नहीं रोका था। यू नो वट राजीव गुलेरिया, तुम एक बेटी के बाप होना डिजर्व ही नहीं करते हो। अपनी बात को अब आगे बढ़ाते हुए दमयंती कहती है कि अगर वो मेरी बेटी की जगह अंजलि की बेटी होती तो क्या तुम तब भी वैसे ही खामोश होते जैसे तुम उस वक्त थे। दमयंती की ये बात सुनकर अब राजीव गुलेरिया कहता है कि उस वक्त जो शीला ने किया था उसमें तुम्हारी बेटी की मर्जी भी शामिल थी। उसे ही शौक था ना रोहित मारवा के बच्चों की मां बनने का, जिसके बाद वो रोहित मारवा से शादी कर सके। तो इन सब में तुम मुझे क्यों ब्लेम कर रही हो, क्योंकि तुम्हारी बेटी की खुद की ही ऐसी मर्जी थी। तुम्हारी बेटी भी कोई दूध की धुली हुई नहीं थी। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अब राजीव कहता है कि एक तो मुझे समझ में ही नहीं आता कि राजीव के गुलेरिया परिवार की सारी ही लड़कियां उस एक रोहित मारवा के लिए ही पागल क्यों हैं। पता नहीं सारी ही लड़कियों को कि रोहित मारवा में ऐसा क्या कुछ दिखाई दे रहा है। एक तो लच्छो और फिर वो करण की गोद ली हुई बेटी व्योमा, सबका दिमाग खराब हो रखा था उस समय पर। राजीव गुलेरिया की ये बात सुनकर अब शीला अपने ही मन में सोचती है कि अच्छा हुआ कि अंजलि की बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि उसे भी रोहित मारवा ही पसंद होता, उसका भी क्रश रोहित मारवा ही होता। ये सोचते हुए ही अब शीला के चेहरे पर भी एक समाइल आ जाती है। दमयंती अब राजीव की ये बात सुनकर अब कहती है, लेकिन लच्छो के रोहित मारवा, लच्छो ने जिसे पसंद किया था वो रोहित मारवा नहीं था, क्योंकि वो रोहित मारवा जैसा दिखता जरूर था लेकिन वो रोहित मारवा नहीं था। तुम कैसे कह सकते हो कि लच्छो का क्रश भी रोहित मारवा ही था। दमयंती की ये बात सुनकर अब राजीव गुलेरिया कहता है कि वो तो मुझे भी नहीं पता कि आखिर वो कौन था, लेकिन हाँ दिखने में तो वो रोहित मारवा जैसा ही था। दूर से तो वो मुझे रोहित मारवा ही लगा था, क्योंकि मैंने बस उसे दूर से देखा था। राजीव गुलेरिया की ये बात सुनकर अब बड़ी रानी के भाई कहते हैं, चलो छोड़ो ना इन सब पुरानी बातों को, वैसे भी ये सोचो कि हम रानी साहिबा को कैसे ही मजबूर कर सकते हैं कि वो हमें उस नए किंग के बारे में बता सके, क्योंकि अगर हम पुरानी बातों को अभी जितना भी उठाएंगे तो ये राज उतने ही कुछ खुलेंगे तो कुछ और भी बढ़ते ही जाएंगे। इसलिए इन सब पिछली बातों को उठाने से अभी कोई भी फायदा नहीं है। अभी हमें बस आगे के बारे में सोचना चाहिए कि हम रानी साहिबा को कैसे विवश कर सकते हैं, जो कि वो हमें खुद उस नए किंग के बारे में सब कुछ बता दे। बड़ी रानी के भाई की ये बात सुनकर अब राजीव गुलेरिया कहता है कि तुम और शीला यहीं रुको और यहाँ का काम संभालो, और रही बात के रानी साहिबा को मजबूर कैसे करना है वो तुम बस मुझ पर छोड़ दो, क्यों मैं संभाल लूंगा उसको। और हाँ, कल तक हमारे लोग यहाँ पर और भी लोग आ जाएंगे जिन्हें मैंने पहले ही यहाँ के लिए बुला दिया है, और हमारा मिशन अब यहीं से ही शुरू हो जाएगा। यहाँ शीला अब राजीव गुलेरिया और बड़ी रानी के भाई अपने ही मिशन को ही डिस्कस कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ दमयंती अभी अपनी ही सोच में थी कि क्या रोहित मारवा ने उस बच्ची को बचा लिया होगा या वो बच्ची मर गई होगी, क्योंकि यहाँ पर दमयंती उस बच्ची के बारे में सोच रही है जो कि शायद लच्छो की बच्ची थी,
क्योंकि दमयंती यहाँ पर अपनी दूसरी बेटी बस उसे ही कह रही है, जो यहाँ पर लच्छो की एक बेटी थी। अब वो यही सोचती है कि अगर बचा भी लिया होगा तो वो बच्ची अभी कहाँ है, क्योंकि उस बच्ची की उम्र तो रिया जितनी ही होगी ना। क्योंकि ये बात कोई 12-13 साल पहले की है, इसलिए अब वो एक उम्मीद लगाती है कि जितने साल की है यहाँ पर अनिका की बेटी रिया है, उतने ही साल की अब तक वो बची हुई होगी। लेकिन अगर वो बच्ची जिंदा भी होगी तो वो कहाँ होगी, वो मारवा हाउस में तो नहीं है, क्योंकि रिया के साथ की कोई भी लड़की मारवा हाउस में है ही नहीं। मैंने कितनी ही बार कोशिश की है अपनी उस छोटी सी बच्ची के लिए, क्योंकि उस उम्र की बच्ची मारवा हाउस में तो बस एक रिया ही है और कोई भी नहीं वहाँ पर, और सारे लड़के ही हैं। काश मेरी बेटी ने मेरी माँ की बातें नहीं मानी होती और उस मासूम सी बच्ची को उस डस्टबिन में नहीं छोड़ती। अगर वो उस समय उसे डस्टबिन में नहीं छोड़ती तो आज जो मेरी लच्छो अभी मेरे पास नहीं है, तो मैं उसी को ही अपनी लच्छो की निशानी मान के मैं उसकी परवरिश कर सकती थी। काश मेरी बेटी ने उस समय मेरी माँ की बात ना मानकर उस समय मुझे कुछ तो बताया होता और वो उसे ऐसे डस्टबिन में ना फेंकती, तो आज मैं अपनी उस बच्ची की परवरिश अच्छी तरह से कर रही होती। लेकिन जब तक मैं मनाली के उस हॉस्पिटल में पहुंची थी तब तक तो रोहित मारवा उस बच्ची को अपने हॉस्पिटल से लेकर जा चुका था। लेकिन उसके बाद का मुझे पता ही नहीं है कि वो बच्ची अब इस दुनिया में जिंदा भी है या नहीं। लेकिन अगर वो जिंदा भी होती तो रोहित मारवा उसे अपने साथ ही रखता, क्योंकि अगर सच में मैं ये सोचूं कि अगर वो उस बच्ची को रोहित मारवा ने बचा भी लिया होता तो क्या शायद वो आज तक रोहित मारवा के पास ही होती, क्योंकि मुझे वो इतना निर्दयी तो नजर नहीं आता। क्योंकि उस वक्त तो उसे ये भी नहीं पता था कि आर्यन की माँ कौन है, क्योंकि जब उसने आर्यन को बचा लिया था वो उसको अच्छी परवरिश दे रहा था तो उसने उस बच्ची को भी दी होती। लेकिन उसके बाद भी रोहित मारवा ने उसकी परवरिश की थी। लेकिन मेरी बेटी की वो बच्ची कहाँ है, कितना पता लगाने की कोशिश की थी मैंने उस समय भी, लेकिन मैं पता ही नहीं लगा पाई। यहाँ दमयंती अभी अपने इन्हीं पुराने ख्यालों में ही थी कि किस तरह से शीला ने उसे कितना मजबूर कर दिया था इस ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर यह सारी ही साजिश शीला की हुई थी। अगर शीला उस समय पर ऐसा नहीं करती तो शायद दमयंती भी कभी ऐसे बदले लेने के लिए अनिका और रोहित से भिड़ने की नहीं सोचती। तो वहीं दूसरी तरफ रोहित के पैलेस में रिया ने अभी सारे ही सर्वेंट को टेरेस को सजाने के लिए बड़े ही अच्छी तरीके से इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि उन्हें कैसे क्या करना है, क्योंकि आज सब टेरेस पर ही अब वहां पर सब एक दूसरे के साथ डिनर करने वाले थे, जैसे उन्होंने एक बार पहले भी किया था। क्योंकि आज रिया बड़ी ही एक्साइटेड थी अपने नानू से उसकी नानी के बारे में स्टोरी सुनने के लिए, इसलिए उसने बड़े ही अच्छी तरीके से टेरेस का डेकोरेशन करवाने में आज वो बहुत ही बिजी थी। आज रिया ने अपने नानू से उनके कॉलेज के फोटोग्राफ्स भी मांगे थे जिससे वो टेरेस को सजा सके, और करण गुलेरिया ने भी रिया को अब सारी ही फोटो दे दी थी। यहाँ पर रिया की हेल्प करने के लिए अभी यहाँ पर सभी थे। रिया की एक्साइटमेंट तो आज 7वें आसमान पर थी। उसे तो आज ऐसा लग रहा था पता नहीं आज रात उसे क्या ही मिल जाएगा, क्योंकि वो बस अपने नाना और नानी की लव स्टोरी को जानने के लिए आज बड़ी ही उत्सुक हो रही थी, जिसलिए उसकी खुशी को देखकर आज यहाँ पर रोहित के पैलेस में आज सभी ही खुश थे।